हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय रॉ स्टडी पर। दोस्तों मैं लेकर आ गया हूँ रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 1 ग्रेजुएट लेवल 2026 के रीजनिंग के सवाल। दोस्तों आज जो हम शिफ्ट करेंगे वो है 17 मार्च 2026 शिफ्ट फर्स्ट का पार्ट 2। दोस्तों मैंने इससे पहले पार्ट 1 भी अपलोड किया था जिसमें मैंने 10 सवाल आपको सॉल्व करवाए थे इस शिफ्ट के। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज हम फिर 10 सवाल इस शिफ्ट के करेंगे और इसके बाद एक और वीडियो इसका आएगा पार्ट 3 जिसमें मैं और 10 सवाल करवाऊंगा, जिससे कि आपका ये 27 मार्च 2026 शिफ्ट फर्स्ट के सारे 30 सवाल आपके कवर हो जाएंगे। तो दोस्तों आप लोग पूरे 30 सवाल करने के लिए सारे वीडियोस को पूरा देख लीजिएगा, आपके पूरे 30 वीडियो कवर हो जाएंगे। और दोस्तों मैं बहुत अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ आपको यहाँ पे मैं क्वेश्चनों को सॉल्व करवाऊंगा। तो दोस्तों कोई भी क्वेश्चन आप मिस मत करिएगा, ठीक है, और पेन एंड पेपर लेके बैठिएगा। ठीक है दोस्तों, सॉल्व करिएगा साथ में। और दोस्तों मैं कंटिन्यू वीडियोस डाल रहा हूँ इस चैनल पर रीजनिंग बाय रॉ स्टडी पर। ठीक है दोस्तों, अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और उसमें रीजनिंग आता है, खास करके अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों मैं यहाँ पे रेलवे के प्रीवियस ईयर सवालों को कंटिन्यू सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, आप कंटिन्यू विजिट करिए चैनल पे, सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। दोस्तों मुझे आप लोग सपोर्ट करिए दोस्तों, ठीक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करिए दोस्तों। मैं यहाँ पे कंटिन्यू रीजनिंग के सवालों को सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है, बेसिक से भी अच्छे से सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है दोस्तों, अगर कहीं पे ऑडियो प्रॉब्लम आता है तो आप लोग हेडफोन का यूज़ कर लीजिएगा, ठीक है, जिससे कि आपको बढ़िया से सुनाई देगा। ठीक है दोस्तों, और अगर किसी प्रॉब्लम आता है कोई सवाल में तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे उस क्वेश्चन नंबर का संख्या लिख के आप लोग बता दीजिएगा कि सर इस क्वेश्चन पर ऑडियो प्रॉब्लम आया था, तो आप इसको दोबारा से समझा दीजिए, तो मैं उस क्वेश्चन को अलग से अपलोड कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, पर दोस्तों आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों, मुझे सपोर्ट करिए। ठीक है दोस्तों, आप लोग सपोर्ट करेंगे तो ही तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा ना दोस्तों, फिर मैं कंटिन्यू आपके लिए ऐसे सेशंस लाते रहूँगा। ठीक है, तो दोस्तों अब हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज हम 17 मार्च 2026 शिफ्ट फर्स्ट पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। दोस्तों पहला सवाल है, यदि संख्या 21673458 के प्रत्येक विषम अंक में एक जोड़ दिया जाए और प्रत्येक सम अंक में से एक घटा दिया जाए तो इस प्रकार बनी नई संख्या में सबसे बड़े और सबसे छोटे अंक का गुणनफल क्या होगा। दोस्तों ब्लैंक पेज पे इस सीरीज को हम लिख लेते हैं। दोस्तों सीरीज है 2 1 6 7 3 4 5 8। दोस्तों यहाँ पे कह रहा है प्रत्येक विषम अंक। दोस्तों विषम अंक कौन कौन सा, दोस्तों ये एक है, एक में आपको जोड़ना है एक, ठीक है, तो 2 हो जाएगा। दोस्तों फिर 7 विषम अंक है, इसमें भी एक जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। दोस्तों 3 विषम अंक है, इसमें भी एक जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। दोस्तों 5 विषम अंक है, इसमें भी एक जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों आगे देखते हैं क्या कह रहा है। उसके बाद प्रत्येक सम अंक से एक घटा दिया जाए। दोस्तों 2 में एक कम करेंगे एक आएगा। दोस्तों 6 में जब आप एक कम करेंगे तो 5 आएगा, ठीक है। उसके बाद 4 में एक कम करेंगे 3 आ जाएगा, 8 में एक कम करेंगे 7 आ जाएगा। ठीक दोस्तों, हम देखते हैं क्या कह रहा है। दोस्तों सबसे बड़े और सबसे छोटे अंक का गुणनफल क्या होगा। इस प्रकार बनी नई संख्या में सबसे बड़े और सबसे छोटे अंक का गुणनफल। दोस्तों सबसे बड़ा इसमें कौन है, आपको दिख रहा होगा, सबसे बड़ा दोस्तों 8 है और सबसे छोटा 1 है। तो 8 को जब आप 1 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, आपको 8 ही तो मिलेगा ना दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। दोस्तों प्रश्न 37, नीचे संख्याओं को दो समुच्चय दिए गए हैं। ठीक है, संख्याओं के प्रत्येक समुच्चय में पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएं करके दूसरी संख्या प्राप्त की गई है। इसी प्रकार दूसरी संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएं करके तीसरी संख्या प्राप्त की गई है और इसी प्रकार आगे भी संख्या प्राप्त की गई है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प प्रश्न में वर्णित संक्रियाओं के समान संक्रियाओं का अनुसरण करता है। ठीक है दोस्तों, 15 से 225 हो रहा है, 225 से 235, फिर 235 से 195। ठीक है, तो दोस्तों क्या हो रहा है यहाँ पे, मान लीजिए आप 15 को ए स्क्वायर मान लीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है ना दोस्तों,
ए स्क्वायर हो रहा है, पहले 15 का स्क्वायर 225, फिर 225 से 235 प्लस का 10 हो रहा है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद 235 से 195 हो जा रहा है, यानी कि माइनस का 40 हो जा रहा है, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस का 10 फिर माइनस का 40 हो रहा है दोस्तों। 9 का स्क्वायर 81 होता है, ठीक है। 81 में प्लस 10 करेंगे तो 91 आएगा, ठीक है। उसके बाद आपका 91 से माइनस 40 करेंगे तो 51 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ए स्क्वायर मान लीजिए पहला संख्या को ए स्क्वायर, उसके बाद 10 प्लस उसमें 10 जोड़ रहे हैं, फिर माइनस 40 कर रहे हैं। इसी तरीके से ऑप्शन में मिलाते हैं दोस्तों ऑप्शन में देखते हैं क्या कह रहा है दोस्तों। 8 का स्क्वायर 64, 64 में 10 जोड़ेंगे 74, लेकिन दोस्तों 74 से माइनस करना था, यहाँ पे माइनस 40 होकर 34 आना था, बट यहाँ 104 है, तो पहला तो आपका नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन बी देखते हैं। 16 का स्क्वायर 256 होता है, 256 में 10 जोड़ना था, यहाँ 20 जोड़ दिया, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी देखिए दोस्तों। 10 का स्क्वायर 100, 100 में 10 जोड़ेंगे 110, 110 में माइनस 40 करना था तो 70 आना था, ये भी नहीं होगा। तो आपका सीधे आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। आपको चेक करना तो कर लीजिए दोस्तों। 18 का स्क्वायर 324 होता है, यानी कि एक का स्क्वायर, फिर 324 में 334 होने में 10 प्लस का 10 जोड़ रहा है, फिर 334 से माइनस 40 करेंगे तो 294 आ जा रहा है दोस्तों। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं दोस्तों। प्रश्न 40, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित तर्क के अनुसार TN 13 का संबंध WR 16 से है, इसी प्रकार KE 18 का संबंध NI 21 से है दोस्तों। ये आई है ना एन के बाद। समान तर्क का अनुसरण करते हुए VP 16 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है दोस्तों। अगर आप देखेंगे कि T और W दोस्तों, T का जो अल्फाबेटिकल वैल्यू होता है वह होता है 20 और W का होता है 23। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस का 3 हो रहा है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों N का अल्फाबेटिकल वैल्यू यानी कि वैल्यू होता है वो होता है 14 और R का 18, तो प्लस का 4 हो रहा है दोस्तों, ठीक है। फिर 13 से 16 यानी कि प्लस का 3 हो रहा है, ठीक है। वैसे ही दोस्तों K यानी कि 11 पे होता है, और N जो कि कितने पे होता है 14 पे, तो यहाँ पे भी प्लस का 3 हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद आपका यहाँ पे ई होता है 5 पे, एन आई होता है 9 पे, ठीक है। तो प्लस का 4 हो रहा है दोस्तों। फिर आपका 18 से 21 हो रहा है, इनके प्लस का 3, ठीक है। तो +3 +4 +3 हो रहा है, ठीक है। वैसी तरीके से VP जो 26 है उसको हम क्या लिखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों V में जब आप प्लस का 3 करिएगा तो क्या हो जाएगा, V का अल्फाबेटिकल वैल्यू 22 होता है, उसमें +3 करेंगे तो 25 यानी कि Y आ जाएगा, ठीक है। दोस्तों P का अल्फाबेटिकल वैल्यू 16 होता है, उसमें +4 करेंगे तो T आ जाएगा, और 26 में 3 जोड़ेंगे तो 29 आ जाएगा। तो दोस्तों YT29 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है दोस्तों। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं दोस्तों। प्रश्न 45, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए दोस्तों। 64 से 62 हो रहा है, यानी कि माइनस का 2 हो रहा है। 64 से 59 माइनस का 3 हो रहा है। 59 से 54 माइनस का 5 हो रहा है, और 54 से 47 क्या हो रहा है, माइनस का 7। दोस्तों अगर आपको ये दिख रहा होगा, ये क्या है, ये प्राइम नंबर है ना दोस्तों, अभाज्य संख्या का सीरीज है ये। तो अगला अभाज्य संख्या क्या होता है, 7 के बाद माइनस का 11 दोस्तों। 47 में जब आप माइनस का 11 करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 36, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ठीक है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं दोस्तों। प्रश्न 46, निम्नलिखित अक्षर और प्रतीक संख्या श्रृंखला का संदर्भ ले और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है दोस्तों। आपको बाएं तरफ यह है और दाएं तरफ यह है, ठीक है। दोस्तों कह रहा है ऐसे कितने प्रतीक है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक अक्षर है और ठीक बाद एक प्रतीक है। यानी कि दोस्तों कह रहा है क्वेश्चन, दोस्तों कह रहा है पहले अक्षर आना चाहिए, उसके बाद प्रतीक, और फिर प्रतीक आना चाहिए, ठीक है। ये हमसे कह रहा है दोस्तों। आइए ढूंढते हैं दोस्तों। पहले अक्षर टी के बाद प्रतीक आना था, नहीं आ रहा, ओ अल्फाबेट नहीं होगा दोस्तों। ओ के बाद एक प्रतीक है, उसके बाद भी एक प्रतीक है, तो पहला वाला हमको जो पूछ रहा था वो हमको मिल गया। देखिए ओ क्या है, अक्षर है, उसके बाद प्रतीक है @ फिर डॉलर प्रतीक है, तो पहला हमको जो है सीरीज में मिल गया है, ठीक है। ओ @ और डॉलर, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों आगे चेक करते हैं दोस्तों। डॉलर के बाद जे अल्फ़ाबेट है यानी कि अक्षर, उसके बाद प्रतीक है, लेकिन उसके बाद अल्फ़ाबेट एस आ गया तो नहीं होगा, ठीक है। अक्षर आ गया दोस्तों, एस और अक्षर है, उसके बाद प्रतीक है,
उसके बाद आपका प्रतीक नहीं है, अल्फ़ाबेट यानी कि अक्षर है, नहीं होगा। उसके बाद एल भी अक्षर है, उसके बाद आई भी अक्षर है, आई के बाद प्रतीक है लेकिन उसके बाद फिर से आपका अक्षर आ गया तो ये भी नहीं होगा। एन के बाद जी, ये भी अक्षर है दोस्तों। जी के बाद कॉपीराइट एक प्रतीक है लेकिन उसके बाद वाई एक अक्षर है तो ये भी नहीं होगा दोस्तों। वाई के बाद एंड एक प्रतीक है लेकिन उसके बाद टी भी एक क्या है, अक्षर है, ये भी नहीं होगा दोस्तों। टी के बाद पी अक्षर है दोस्तों। पी के बाद ये एक आपका प्रतीक आ रहा है लेकिन उसके जस्ट बाद वाई आ गया यानी कि अक्षर आ गया तो ये भी नहीं होगा। वाई के बाद तो लास्ट टी तो खत्म। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर अब हम मूव करते हैं। मैंने हर सवाल को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप लोग दोबारा वीडियो को देख लीजिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं और कोई डाउट होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स पर। ठीक है दोस्तों, प्रश्न 48 सिलोगिज्म का प्रश्न है दोस्तों। कह रहा है सभी संतरे सेब है। कथन क्या कह रहा है, सभी संतरे सेब हैं। ब्लैंक पेज पे बनाते हैं दोस्तों। दोस्तों कह रहा है सभी संतरे क्या है, सभी संतरे क्या है दोस्तों, सेब है। ठीक है, ठीक, सभी संतरे सेब हैं। उसके बाद हमसे कह रहा है कि कोई भी सेब केला नहीं। दोस्तों कोई भी सेब क्या है, केला नहीं है। ठीक है, कोई भी सेब केला नहीं है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कोई भी केला कीवी नहीं है। दोस्तों कोई भी केला कीवी नहीं है। ठीक है, ये हमारा वेन डायग्राम बन चुका है। अब देखते हैं दोस्तों निष्कर्ष क्या कह रहा है। ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं निष्कर्ष क्या कह रहा है। ठीक है दोस्तों, पहला निष्कर्ष कह रहा है कोई भी संतरा केला नहीं है। दोस्तों कोई भी संतरा केला नहीं है। दोस्तों कैसा है दोस्तों, देखिए तो सभी के सभी संतरे सेब हैं और कोई भी सेब केला नहीं है ऐसा कहा गया। तो दोस्तों जब सभी के सभी संतरे सेब के अंदर आ रहे हैं और सेब का कोई भी हिस्सा केला में नहीं है तो इसका मतलब 100% कोई भी संतरा केला नहीं होगा। तो यही तो कहा है ना दोस्तों, कोई भी संतरा केला नहीं होगा। तो 100% ट्रू है, ये पहला तो 100% ट्रू है। दोस्तों दूसरा निष्कर्ष देखते हैं क्या कह रहा है, कोई भी सेब कीवी नहीं है। दोस्तों यहाँ है सेब, यहाँ है कीवी। दोस्तों सेब और कीवी का कहीं पे कथन में हमको क्या बताया है, कोई जानकारी बताया है दोस्तों, नहीं बताया ना दोस्तों। तो दोस्तों ये डाउटफुल है, इसको हम क्या करेंगे, रॉन्ग कर देंगे। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। दोस्तों प्रश्न 49, एक निश्चित कूट भाषा में WAND को 1846 के रूप में कूट बूट किया जाता है और GNAW को 4165 के रूप में कूट बूट किया जाता है। उस भाषा में जी के लिए कूट क्या होगा। दोस्तों अगर आप देखेंगे इस वाले में GNAW, दोस्तों इन दोनों में देखिए तो ये NAW, ठीक है, और ये देखिए दोस्तों NAW कॉमन है ना दोस्तों। तो दोस्तों ये जो जी जो है ना दोस्तों, इसमें कॉमन नहीं है ना, दोनों में, दोनों वर्ड्स में जी कॉमन नहीं है। तो इसका जो कोड दिया ना इसमें भी जो कॉमन नहीं होगा जो नंबर, वही हमारा उत्तर होगा। दोस्तों देखिए तो 4 GNAW में है, इस WND में भी 4 है। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा दोस्तों। एक इन दोनों में है, ये भी नहीं होगा दोस्तों। 6 भी दोनों में है, नहीं होगा दोस्तों। 5, ठीक है, 5 नहीं है दोस्तों। तो जी का कोड क्या हो जाएगा, 5। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक है, तो दोस्तों इसमें जी कॉमन नहीं था, उसी तरीके से 5 भी दोनों में कॉमन नहीं है, इसलिए उत्तर वही होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। दोस्तों ये एक बेहतरीन सवाल है, इसको मैं आपको लास्ट में सॉल्व करा के दूंगा। ठीक है, इससे पहले हम आगे के सवालों को कर लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 53, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्या उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्या संबंधित है। दोस्तों 336 से 216 हो रहा है, फिर 216 से 156 हो रहा है। दोस्तों इसको माइनस करके देखते हैं। 6 में से 6 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, 13, 3 में से 1 तो 2 और 3 में से 2 1। ठीक है, माइनस का 120 हो रहा है। ठीक है, अब दोस्तों 216 से 156 जाते हैं। दोस्तों 6 में से 6 गया 0 और 21 में से 15 जाएगा तो 60, माइनस का 120 हुआ पहले, फिर माइनस का 60 हुआ। अब दोस्तों दूसरा वाला भी मिलाते हैं। दोस्तों 379 से 259 हो रहा है। ठीक है, तो 9 में से 9 गया 0 और 7 में से 5 जाएगा 2 और 3 में से 2 जाएगा 1, तो माइनस का 120 हो रहा है। फिर 9 में से 9 गया 0 और 25 में से 19 कम करेंगे, माइनस का 60। दोस्तों पहले से दूसरे संख्या में मतलब जो ये दिया है ना, ये जो 336 216, आप पहले से दूसरे में जाएंगे तो माइनस का 120 करना पड़ रहा है। फिर 216 से
तो 156 में जाएंगे, माइनस का 60 करना पड़ रहा। ठीक है, तो इसी तरीके से जो वाला ऑप्शन में हमारा होगा वही उत्तर होगा दोस्तों। पहला ऑप्शन मिलाते हैं, 449 से 329 माइनस करिए तो दोस्तों 9 में से 9 जाएगा 0, और 44 में से 32 कम करेंगे तो 12 आएगा। ठीक है, इसमें तो हो रहा है दोस्तों। आगे मिलाते हैं, 329 से 249, देखिए तो कितना हो रहा है, 9 में से 9 गया 0, और 32 में से 24 कम करेंगे तो 80 हो रहा है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ये तो नहीं होगा, माइनस का 60 होना था। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, हम दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मिलाते हैं। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 412 से 292 हो रहा है दोस्तों। 2 में से 2 जाएगा 0, 41 में 29 कम करेंगे तो 12। ठीक है, 120 हो रहा है। उसके बाद 292 से 232 माइनस करिए दोस्तों, 2 में से 2 जाएगा 0, और 29 में से 23 कम करिएगा 60। तो दोस्तों माइनस का 120 माइनस का 60 इसमें बैठ रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर बी ही हमारा उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। दोस्तों प्रश्न 54, किसी निश्चित कोड भाषा में a@b का अर्थ है ए बी का पुत्र है, ए हैशटैग बी का अर्थ है ए बी की बहन है, a प्लस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, और a% बी का अर्थ है ए बी का पिता है। उपरोक्त के आधार पर यदि e%r हैशटैग d प्लस n @b है तो e का b से क्या संबंध। दोस्तों ब्लैंक पेज पे बनाते हैं, कोडेड ब्लड रिलेशन का सवाल है। दोस्तों पहले क्या रहा है, e%r। दोस्तों इसका अर्थ क्या है, a%b का अर्थ है ए बी का पिता है। दोस्तों e जो है ना वह क्या है दोस्तों, जो ई है वह पिता है। ठीक है, ई पिता है किसका, आर का। ठीक है, आर का पिता है। ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है, आर हैशटैग डी। दोस्तों हैशटैग का अर्थ क्या है, ये देखिए तो ए बी की बहन है। ठीक है दोस्तों, आर जो है वह बहन है किसकी, डी की। ठीक है, डी की बहन है। ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है दोस्तों, डी प्लस एन। दोस्तों प्लस का अर्थ क्या है, ये देखिए ए बी की पत्नी है। दोस्तों डी पत्नी है किसकी, दोस्तों एन की पत्नी है। ठीक है, तो ये डी और एन हस्बैंड वाइफ है। डी का हस्बैंड एन है और एन का वाइफ कौन है, ये पत्नी, यानी कि पत्नी डी है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कह रहा है, n@b। दोस्तों @ का अर्थ क्या है, ए बी का पुत्र है। दोस्तों n जो है वो पुत्र है किसका, बी का। ठीक है, तो हमसे क्या पूछ रहा है दोस्तों, ई का बी से क्या संबंध। दोस्तों ई का संबंध पूछ रहा है बी से। ठीक है, दोस्तों बी का पुत्र है एन। ठीक है, उसकी पत्नी है डी, और डी का पिता कौन है, ये ई है ना दोस्तों। ठीक है, तो क्या हो रहा है दोस्तों, रिलेशन क्या बन रहा है ई का बी से दोस्तों, पुत्र की पत्नी का पिता, पुत्र की पत्नी का पिता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए पत्नी का भाई नहीं, ऑप्शन नंबर बी पुत्र की पत्नी का पिता। जी हाँ दोस्तों, मिल गया हमको, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक है, पुत्र की पत्नी का पिता। दोस्तों अब हम जो सवाल छोड़े थे उस पे चलते हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक सवाल है, टाइम खाने वाला सवाल है, लेकिन मैं आपको इसको जल्दी सॉल्व कराना सिखाता हूँ। दोस्तों ये एक डेटा सफिशिएंसी का सवाल है दोस्तों। ठीक है, आपको ये दिया है मेन सवाल, ए बी सी डी ई और एफ एक गोल मेज के पारित केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं, सी के ठीक दाई और पड़ोस में कौन बैठा है। दोस्तों ब्लैंक पेज पे बनाते हैं, टोटल छह बंदे हैं। ठीक है, 6 बंदे हैं। ठीक, 6 बंदे हैं, इस तरीके से बना लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा हो गया है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, लाइन खींच लेते हैं एक। दोस्तों जब कोई केंद्र की ओर मुख करके बैठा होता है तो उसका घड़ी की दिशा में लेफ्ट होता है और घड़ी की विपरीत दिशा में राइट होता है। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, मैं हर सवाल में आपको बताता हूँ। दोस्तों आप देखते हैं क्या कह रहा है। दोस्तों हमको सी के ठीक दाई और पड़ोस में कौन बैठा है ये बताना है। ठीक है, अगर ये हम बता दिए, जो आगे जो फर्स्ट और सेकंड दिया है उससे निकल जाता तो हमारा उत्तर निकल जाएगा। ठीक है, नहीं निकलेगा तो हम नहीं करेंगे उसको। तो दोस्तों पहला कह रहा है डी एफ के ठीक बाई और पड़ोस में बैठा है। दोस्तों डी जो है ना वो एफ के ठीक बाई और पड़ोस में बैठा है। दोस्तों मान लीजिए एफ को मैं यहाँ पे बैठा देता हूँ और उसके ठीक बाई और पड़ोस में डी बैठा है। ठीक है, एफ को मैं यहाँ बैठा देता हूँ, उसके ठीक बाई और पड़ोस में डी बैठा है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, ए ई का निकटतम पड़ोसी सी है, ए और ई का निकटतम पड़ोसी सी है। अभी हम इसको होल्ड करते हैं, हम दूसरा नंबर कथन पे देखते हैं क्या कह रहा है। दोस्तों बी एफ के बाई और दूसरे स्थान पर बैठा है। दोस्तों बी एफ के बाई और दूसरे स्थान पर, दोस्तों एफ अगर यहाँ पे है तो उसके बाई और दूसरे स्थान पर यानी कि डी के जस्ट बाई और कौन बैठा है, बी बैठा है। ठीक है, ठीक है ना, समझ आ गया दोस्तों। अब देखते हैं आगे क्या कह रहा है।
दोस्तों आगे क्या रहा है, सी एफ के दाई ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। दोस्तों एफ जो है यहाँ पे बैठा है, उसके दाई ओर दूसरे स्थान पर, यानी कि ये डायरेक्शन हो जाएगा 1 और 2। यहाँ पे कौन आ जाएगा, सी आ जाएगा। ठीक है, वही तो कह रहा है ना दोस्तों, सी एफ के दाई ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। तो दोस्तों यहाँ पे सी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सी आ गया। अब दोस्तों हमने जो कथन एक में जो छोड़ा था ना, ये लाइन, ए और ई का निकटतम पड़ोसी सी है। दोस्तों ए और ई का निकटतम पड़ोसी सी है। दोस्तों यहीं पे ट्विस्ट है इस सवाल पर। ठीक है, यहीं पे ही ट्विस्ट है। ठीक है, देखिए दोस्तों, दोस्तों ए और जो ए और ई का निकटतम पड़ोसी सी है। दोस्तों एक बार मान लीजिए मैं ए को यहाँ पे भी बैठा सकता हूँ और ई को भी यहाँ पे बैठा सकता हूँ। ठीक है, और एक बार ई को मैं यहाँ बैठा सकता हूँ और एक बार ई को मैं यहाँ बैठा सकता हूँ। ठीक है, सेम टू सेम इसमें भी मैं कर सकता हूँ, एक बार ई और ए यहाँ पे, फिर ए और ई यहाँ पे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे कहा है कि ए और ई का निकटतम पड़ोसी सी है। दोस्तों ए और ई का निकटतम पड़ोसी सी है। अगर सी के मैं बाएं तरफ ए को बैठाऊं और उसके दाएं तरफ ई को बैठाऊं तो भी वही जो कह रहा है वो हमारा लाइन बन रहा है। अगर मैं सी के जस्ट बाएं तरफ ई को बैठाऊं, सी के दाएं तरफ ए को बैठाऊं तो भी वही होगा, ए और ई का निकटतम पड़ोसी सी है। हमको ये नहीं बताया है कि सी के जस्ट दाएं तरफ कौन है या बाएं तरफ कौन है। अगर हमको ये बता देता कोई भी ए या ई में से कोई भी, अगर हमको यह पता चल जाता है कि ए या ई में से कोई भी एक सी के बाएं या दाएं है तो फिर हम इसका 100% उत्तर निकाल लेते। लेकिन हमको ऐसा नहीं बताया है तो ये डाउटफुल है, क्योंकि हमको ये नहीं पता चल पा रहा है कि सी के जस्ट दाएं तरफ कौन है या जस्ट बाएं तरफ कौन है। ठीक है, हम बस ये जो लाइन कहा है ए और ई का निकटतम पड़ोसी सी है तो हमने उसको वैसा बैठाया, लेकिन इससे उत्तर हमारा नहीं निकल रहा है। तो दोस्तों इससे उत्तर जब नहीं निकल रहा है तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न का उत्तर देने के लिए अकेले कथन 2 में दी गई जानकारी पर्याप्त है, जबकि कथन 1 में दी गई जानकारी पर्याप्त नहीं है। दोस्तों ये तो नहीं होगा। बी देखते हैं क्या कह रहा है, प्रश्न का उत्तर देने के लिए 1 में दी गई जानकारी पर्याप्त है जबकि 2 में दी गई जानकारी पर्याप्त नहीं, ये भी नहीं होगा। सी देखते हैं, प्रश्न का उत्तर देने के लिए कथन 1 और दोनों एक साथ, न तो अकेले एक और ना ही कथन 2 अकेले पर्याप्त है, तो नहीं, ये भी नहीं होगा। दोनों से भी हमारा उत्तर नहीं निकल रहा है। दोस्तों इसका प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखिए प्रश्न का उत्तर देने के लिए कथन 1 और दोनों एक साथ पर्याप्त नहीं है। जब हमने दोनों कथनों को एक साथ मिलाने के बाद भी हमारा उत्तर नहीं निकला, इसीलिए इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो दोस्तों ये एक बेहतरीन सवाल था, जरूर आप लोग लाइक करिएगा दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, मुझे सपोर्ट करिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। ठीक है, ऐसे बेहतरीन सवाल मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ करवा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो दोस्तों आपको बहुत कुछ बेनिफिशियल होगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप मुझे सपोर्ट करिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, पेन एंड पेपर लेकर सॉल्व करिएगा और वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करिएगा। कोई प्रॉब्लम होगा नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों आप लोग कंटिन्यू वीडियो देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा आपको तुरंत मिल जाएगा, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। दोस्तों फिर मिलेंगे नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों 1 मिनट, दोस्तों इसका ये पार्ट 2 था, ठीक है ना, इसका पार्ट 2 था, इसका पार्ट 3 भी आएगा दोस्तों, जिसमें कि मैं इस शिफ्ट के और 10 सवाल आपको करवाऊंगा, जिससे कि आपके ये जो 17 मार्च जो शिफ्ट 2 है ना, शिफ्ट 1 है दोस्तों, ये आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसका एक और पार्ट 3 आएगा जिसमें मैं और 10 सवाल करवाऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग चैनल पे बने रहिए, अपना प्यार जरूर दीजिएगा दोस्तों वीडियो में। फिर मिलेंगे, जय हिंद, जय भारत।